तो दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब खुश और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों इस समय अपनी जो कहानियों की सीरीज चल रही है, तो इस समय अपनी कहानी है द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग के उस आदमखोर तेंदुए की, जिसमें 4 एपिसोड ऑलरेडी किया जा चुका है। आज 5वां एपिसोड हमको करना है। तो चौथा एपिसोड, जिसमें पहले एपिसोड में जिम कार्पेट ने तीर्थ यात्रा मार्ग का जिक्र किया, इसके बाद फिर वो आदमखोर कैसे बना इसका जिक्र किया, और फिर उसका खौफ किस तरीके से था इसका जिक्र किया, और फिर इसके बाद उसकी पड़ताल उस पूरे भौगोलिक स्थिति जो वहाँ की थी रुद्रप्रयाग की, उसका जिक्र किया। अब आज कार्पेट बताते हैं कि पहला शिकार जब इनके पहुँचने के बाद उसने किया, तो उसका जिक्र करने वाले हैं इस 5वें एपिसोड में। तो अब यहाँ हम कहानी की शुरुआत करते हैं 5वें एपिसोड की। तो कार्पेट बताते हैं कि उस समय जब मैं रुद्रप्रयाग में पहुँचा, तो हमारे जो बहुत परम खास मित्र थे मिस्टर आई वटसन, और वहाँ के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए थे, उन्होंने एक हाका लगाने की व्यवस्था की। हाका लगाने की व्यवस्था का मतलब कि 3 तरफ से घेरा बनाकर ढोल नगाड़े पत्थर हथियार लेकर ये सब करके एक खाली जगह एक तरफ छोड़ दी जाती है, वहाँ से जानवर को निकाला जाता है। और वहाँ जब उसको निकालने के लिए व्यवस्था होती है, तो सामने शिकारी जो है बैठकर उसको शूट कर सकता है। तो कार्पेट बताते हैं कि आइवर्सन के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया था, अगर वह सफल हो जाता तो तकरीबन 14 से 15 लोगों की जान बच जाती। क्योंकि उस समय 1926 में 14 से 15 लोगों की जान उस समय गई थी जब कार्पेट वहाँ पहुँचे थे। तो अब कार्पेट जिक्र करते हुए, हाके का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इसको हमको इसलिए बताना जरूरी पड़ रहा है क्योंकि अगर उस दिन उस हाके के झांसे में वह बाघ आ जाता, नरभक्षी आ जाता, तो वह मारा जाता। और ऐसे स्थिति में उसके बाद जो 14 से 15 लोग मारे गए थे, शायद वो बच जाते। इसीलिए मैं इस हाके का जिक्र कर रहा हूँ। कार्पेट बताते हैं कि एक दिन एक शाम तकरीबन 20 से 25 तीर्थयात्री जो है बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, और जब वो जा रहे होते हैं तो काफ़ी पैदल चलने के बाद एक दुकान के पास वो पहुँचते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि यहाँ दुकान है, यहाँ से जो अपनी ज़रूरत की चीज़ सामग्री है उसको खरीद लिया जाए, क्योंकि रास्ते में खाना भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए जब वो दुकान पर रुके, तो दुकानदार ने उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन सबको मुहैया करा दी। और मुहैया कराने के बाद दुकानदार ने बताया कि आप लोग अभी उजाला है, अभी आप यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मील आगे चले जा सकते हैं, और जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कई धर्मशालाएँ हैं, सराय है, जहाँ आप रुक सकते हैं, जहाँ आपको भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी और साथ साथ आपके रुकने की भी उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो तीर्थयात्री इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके पीछे वजह यह थी कि वो काफ़ी पैदल चलकर आए थे, और उन लोगों का कहना था कि अब यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक रात की बात है, आप यहाँ अगर हमको रुकने की अनुमति दे दें तो हम लोग अपना भोजन बनाएंगे, इसके बाद खाना खाएंगे, फिर इसके बाद रात विश्राम करेंगे और सुबह हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन दुकानदार इस जिद पर अड़ा था, क्योंकि वहाँ उस पूरे क्षेत्र में आदमखोर का आतंक था। तो दुकानदार ये नहीं चाहता था कि हमारे इस दरवाजे पर यहाँ किसी की हत्या उस बाघ द्वारा हो, तो इस डर के कारण वह उनको आगे की तरफ भेजना चाह रहा था। लेकिन वो तीर्थयात्री अपनी जिद पर अड़े रहे, और उसी दौरान एक साधु जो कि मथुरा से बद्रीनाथ के लिए जा रहा था, वह भी वहाँ पहुँचता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसने देखा कि तीर्थयात्रियों और दुकानदार के बीच बहस चल रही है। तीर्थयात्री रुकना चाहते थे, दुकानदार उन्हें अपने यहाँ रुकने नहीं दे रहा था। तो साधु ने भी काफ़ी पैदल यात्रा कर ली थी। तो साधु के मन में भी यह विचार आया कि यहाँ तकरीबन 20 से 25 लोग हैं, आदमखोर का खतरा है, तो मैं भी क्यों ना यहाँ रुक कर रात विश्राम कर लूँ, इसके बाद सुबह फिर अपनी यात्रा पर मैं निकलूँगा।
तो उसने उन तीर्थयात्रियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया और उसने दुकानदार से कहा कि एक रात की बात है, बस आप से एक निवेदन है कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आप अपने दुकान वाले कमरे में रुकने की अनुमति दे दें, और बाकी जो हम 10-15 हैं यहाँ बाहर चबूतरे पे हम लोग अपनी रात आराम से बिता लेंगे, और कोई आदमखोर बात की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हम 10-15 की संख्या में हमारे पास आकर हमारे ऊपर हमला करेगा या हमको मार देगा। अगर वो इस तरीके की कोई हरकत करता है या हम लोगों के पास आता है तो हम लोग इतनी संख्या में है कि उसका जबड़ा पकड़कर उसको चीर देंगे। साधु इस तरीके की बात किया तो दुकानदार के अंदर एक जोश और जुनून उसके अंदर आया और उसने उन लोगों की बात मान ली। और बात मानने के बाद उसने जो 10 महिलाएं थी उस टोली की, जो तीर्थयात्रियों के साथ अपने तीर्थ स्थल पर जा रही थी, उन लोगों को उसने अपनी दुकान में, जो कि बाहर से बंद हो जाती थी, उसमें रहने की अनुमति दे दी। और फिर ये लोग, एक चबूतरा बाहर था दुकान के सामने, उस पर सोने के लिए अपना इंतजाम करने लगे। और रात को तकरीबन आधी रात के बाद कब वह आदमखोर वहाँ आया और कैसे उस साधु को, जो कि उन सबकी टोली में बीच में सोया हुआ था, वहाँ से उठा ले गया। और सुबह जब वो तीर्थयात्री जगे तो उन्होंने देखा कि साधु तो बीच में सोया हुआ था, लेकिन वो इस समय गायब है। और गायब होने के साथ साथ जब थोड़ी दूर वो तीर्थयात्री उसको खोजने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो वो कंबल लिया हुआ था उस पर खून के धब्बे के निशान थे। और फिर वो आपस में चर्चा करने लगे और उनको यह भय था कि शायद रात में आदमखोर ने आकर किसी वक्त इस साधु को दबोच लिया और फिर उसकी लाश को उठाकर कहीं दूर निकल गया। और ये सब चर्चा चल रही थी कि अंदर जो दुकान का मालिक था वो जब इन लोगों की आवाज़ सुनता है, इनकी चर्चा सुनता है कि ये लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, तब वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद जब वो सुनता है तो पूरा माजरा समझ जाता है। और पूरा माजरा समझने के बाद थोड़ा और जब दिन चढ़ता है, सूरज की रोशनी और चारों तरफ फैलती है, तब वो दुकानदार उन लोगों को लेकर, जो खून की लकीर बनी थी जब बाघ साधु को पकड़ा था, तो उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ उतरता है। तकरीबन 3-4 खेत नीचे जब उतरता है, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो आगे एक बाड़ा था, उस बाड़े के पास एक दीवार थी। तो वहाँ उसने देखा कि साधु की लाश पड़ी हुई है, जो कि आधी खाई हुई थी। तो इस कंडीशन में कारपेट बताते हैं कि जब कल ये 20-25 लोग इस दुकान की तरफ आ रहे थे, उसी समय आयबर्सन के कर्मचारी, जो कि पटवारी और उनके अन्य कर्मचारी थे, वो वहाँ के लोगों को समझा रहे थे और उन लोगों से आग्रह कर रहे थे कि आप लोग 2-4-5 संख्या में जो भी आप के इर्द गिर्द हैं, सबको लेकर कल एकत्रित रहिएगा। कल हाका लगाया जाना है, और अगर इस दौरान उस झांसे में बाघ आ गया तो फिर उस आदमखोर का अंत तय है और हम लोगों को उसके आतंक से निजात मिल जाएगा। तो कारपेट बताते हैं कि सुबह जब आयबर्सन नाश्ते के बाद तैयार होते हैं तो अपनी पत्नी जीन और उनके एक परम मित्र थे, जिनका नाम लिखना, जिम कारपेट बताते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया था, इसलिए इस पुस्तक में मैंने दर्ज नहीं किया। ये लोग नाश्ता करने के बाद निकलते हैं और अलकनंदा नदी के उस पार, जहाँ की लोगों द्वारा बताया गया था कि घास का मैदान है और काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, दिन में वहीं बाघ आराम करता है। तो ये सब आयबर्सन, उनकी पत्नी जीन और उनका वो दोस्त, और इसके बाद तकरीबन 200 से 300 लोग जो कि हाका लगाने के लिए उस समय एकत्रित हुए थे, वो नदी को क्रॉस करके, अलकनंदा नदी को क्रॉस करके तकरीबन 1 से 1.5 मील आगे जाकर एक पहाड़ी पर अपनी पोजीशन तय कर रहे थे कि कहाँ से हमको शुरुआत करनी है और किस तरफ उस नरभक्षी को हमको निकालना है। ये सब योजना बना रहे थे, और बनाने के बाद जब वो अपनी योजना को लागू भी उस समय कर दिए, हाका लगाना शुरू हो गया था, उसी समय एक आदमी इन लोगों के पास पहुंचता है, वह सूचना लेकर कि आज रात को
नदी के उस पार आदमखोर ने एक साधु को मार डाला है। यह बात आइबर्सन जब सुनते हैं तो उन्होंने वहाँ का बंद नहीं किया, उन्होंने पूरा वहाँ का लगवाया जहाँ उनको लगाना था, लेकिन उस हांके से कुछ निकलने वाला नहीं था। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि उस हांके से कुछ निकलने वाला नहीं था, और आइबर्सन के ऊपर भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइबर्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी काम को करने के लिए जब तत्पर होते थे तो उस काम को पूरे अंजाम तक पहुंचाते थे। लेकिन जब बाघ वहां था नहीं तो फिर हांका लगाने का मतलब ही क्या था। इसके बाद जब हांका समाप्त होता है तो इसके बाद तत्काल बैठक एक बुलाई जाती है, और इसके बाद यह तय किया जाता है कि अभी सभी लोग अपने अपने गांव जाकर नदी के उस पार चले जहां उस साधु की मौत हुई है उस नरभक्षी के द्वारा, और वहां भांका लगाया जाए। हो सकता है बाघ उसके शरीर को ले गया है और उसमें से थोड़ा हिस्सा खाया है, फिर से उस शरीर पर वो आए उस मांस को खाने के लिए, तो उसकी मौजूदगी हो सकता है वहां हो, तो वहां हांका लगाया जाए। लेकिन कॉर्बेट यहाँ बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर इन परिस्थितियों में बाघ किसी भी मनुष्य का 100 अगर लेकर जाता है और अगर उसको उसमें से थोड़ा सा हिस्सा खाता है और खाने के बाद वह उसको छोड़ कर चला जाता है, अगर उसने भरपूर उसका हिस्सा खा लिया है तब तो वह उसमें रुचि दिखा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा हिस्सा खाया है तो इसका मतलब है कि वह उसके मांस में रुचि नहीं दिखा रहा है, और फिर वह उसको वहाँ छोड़कर वहाँ से 2 मील 5 मील, लेकिन बाघ के केस में कॉर्बेट बताते हैं कि 10 से 15 मील तक वह दूर निकल सकता है। और फिर इधर ये लोग नदी के इस पार आते हैं जहाँ तकरीबन तब तक 2000 लोग एकत्रित हो जाते हैं, और उस दुकान पर जहाँ के ऊपर की पहाड़ी से पूरे तल तक नीचे जमीन तक घाटी तक तकरीबन 2000 लोगों ने हांका लगाया, लेकिन परिणाम उसका निकला शून्य। कॉर्बेट बताते हैं कि जब यहाँ हम लोग हांका लगा रहे थे तो हो सकता है बाघ यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मील दूर कहीं अपना आराम से घास में लेटकर अपनी नींद ले रहा हो। तो ये जिम कॉर्बेट ने बताया कि किस तरीके से पहला शिकार उसने किया था। अब इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि अब हमको उसकी खोज करनी थी कि आखिर बाघ इस समय वर्तमान में है कहाँ, क्योंकि उस समय वो तकरीबन 500 वर्ग मील में मार कर रहा था। अब कॉर्बेट बताते हैं कि बाघ बहुत कम ही आदमखोर बन पाते हैं, इसलिए लोगों को उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, और खुद अपना जिक्र करते हुए बताते हैं कि मुझे भी इस तरीके का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर इस तरीके के आदमखोर से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बहुत सीमित थी, बहुत कम समय के लिए हुई थी। कॉर्बेट का यह मानना है कि जब कोई भी शेर आदमखोर बनता है तो उसकी प्रवृत्ति को मैं भली बात जानता था, क्योंकि मैं कई बाघों को मार चुका हूँ, लेकिन बाघ जब आदमखोर बनता है तो उसकी प्रवृत्ति किस तरीके से बदलती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। लेकिन मैं जिस तरीके से शेर का शिकार नरभक्षी होने पर किया था, मैं वही तरकीब इस पर भी अपना रहा था, क्योंकि अमूमन जो तरकीब अपनाई जाती है किसी भी नरभक्षी को मारने के लिए, वो सबसे सरल विधि यह होती है कि उसने जिसका भी शिकार किया है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, जब उसके शरीर का काफ़ी हिस्सा खा लेता है जितने में उसका पेट भरना होता है, और उसके बाद जब वो हिस्सा छोड़कर कहीं उसके आसपास बैठा रहता है और फिर दोबारा जब उस पर वो भोजन के लिए जाता है, तो उस स्थिति में आप कहीं छिप कर उस पर गोली मार सकते हैं। और दूसरी स्थिति है कि आप कहीं बेट लगाएं, कहीं चारा लगाएं। अब चारे में आप बकरा या भेड़ इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर वो शेर है तो फिर भैंसे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में दिक्कत क्या होती है उसका जिक्र उन्होंने किया है कि यदि किसी मनुष्य या पशु को उसने मारा है तो आदमखोर, तो सबसे पहले अगर आप उसकी लाश को नहीं ढूंढेंगे तो फिर उसको मारना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको उसकी लाश को ढूंढना पड़ेगा, और फिर आपको मचान या किसी पेड़ पर या कहीं छिप कर तभी आप उसके ऊपर
गोली चला सकते हैं। और दूसरा, जब बेड बांधने की बात आती है तो ऐसे कंडीशन में आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी बकरा या भेड़ बांध दे और उसके बाद वो आदमखोर आएगा, तो इस तरीके की स्थिति नहीं होती है। आपको पूर्ण रूप से निश्चिंत होना पड़ेगा कि उसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ है, फिर आप वहाँ बेड लगा सकते हैं और फिर आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में कार्बेट ने जिक्र किया कि मैं यह इंतजार नहीं कर सकता था कि वहाँ और किसी एक मनुष्य की जान जाए, क्योंकि मेरे आने का मकसद था कि जल्द से जल्द उस आदमखोर का खात्मा किया जाए और खात्मे के साथ साथ लोगों को वहाँ उसके आतंक से निजात दिलाया जाए। तो मैं किसी व्यक्ति के मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। अब मेरे पास जो दूसरा कार्य बचा था कि मैं उसके लिए बेट लगाऊं कहीं। लेकिन समस्या कहाँ थी, उसका जब उन्होंने जिक्र किया कि जो मेरे सामने नक्शा था वो पूरे उस 500 वर्ग मील का था, और उसमें जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि एक आदमखोर जो पूरे 500 वर्ग मील में मार कर रहा हो, जो पूरे 500 वर्ग मील के क्षेत्र के लोगों को आतंकित कर रहा हो और उन्हें अपना शिकार बना रहा हो, और वहाँ के रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो, पहाड़ हो, जंगल हो, घास के मैदान हो, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको खोजना कितना कठिन काम होता है। तो बेट लगाने वाला जो मेरे पास दूसरा रास्ता था, उसमें इतना आसान काम यह भी नहीं लग रहा था। लेकिन तभी कार्बेट जिक्र करते हुए बताते हैं कि मेरी नज़र उस नक्शे पर गई जो अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग को 2 बराबर भागों में बांटती थी। और जब उस नक्शे पर गई तो मैंने नक्शे पर जब गौर किया तो मैंने देखा कि उस पर 3 पुल हैं। एक पुल रुद्रप्रयाग में है, सस्पेंशन ब्रिज, और दूसरा वहां से 12 मील ऊपर वह पीपल पुल है, और इन दोनों के बीच में एक झूला पुल है। और झूला पुल का जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि उस पुल पर या उस पुल से जब आयवर्सन हांका लगवा रहे थे तो तकरीबन उसी समय उस पुल से कोई पार किया होगा, नहीं तो जहां तक मैं समझता हूं कि उस पुल पर चलना इतना दूभर था कि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुल को पार नहीं कर सकता है। तो कार्बेट जब वहां पहुंचते हैं तो उस पुल का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वह पुल जो है हाथ से बनाई गई रस्सी, जो पहले गांव में बनाई जाती थी, हाथ से बुजुर्ग लोग बनाते थे, तो उस रस्सी का इस्तेमाल और 2 से 3 इंच मोटाई वाली गोल लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, और उनके दोनों किनारों को रस्सियों से बांधा गया था। लेकिन उस पर जब कोई चला नहीं था तो इतना जर्जर और कमज़ोर हो गया था, चूँकि काफ़ी पुराना पुल हो गया था और उसकी मरम्मत भी नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में कार्बेट बताते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस पुल को देखने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए। लेकिन उस पुल पर भी उसको क्रॉस करने के लिए कर देना होता था। तो मैंने जब कर दिया तो उस जो कर ले रहा था वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, उससे मैंने पूछा कि क्या इस पुल की कभी कोई मरम्मत हुई? तो उसने बताया कि इस पुल की कभी कोई मरम्मत नहीं हुई है। हाँ, एक बार एक आदमी इसको पार कर रहा था तो उस दौरान ये पुल टूट गया था, तो उसका नया निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद से उस पुल की मरम्मत नहीं हुई है। कार्बेट जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब मैं उस पर चल रहा था तो जब एक पैर में उठाता था, दूसरा पैर आगे वाली लकड़ी पर रखने के लिए, तो वह लकड़ियाँ तकरीबन 45 अंश पर मुड़ जाती थी। लेकिन किस तरीके से डरते हुए मैंने उस पुल को पार किया, और पार करने के बाद मैं काफ़ी दिन तक, जब तक कि उस चीज़ को मैं भूल नहीं गया, मेरे अंदर डर बैठा रहा। लेकिन अब उस पुल का जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि लोगों का यह मानना था कि वह बाघ अलकनंदा नदी को
नीचे से उसकी धार के बीच से पार करता है। लेकिन यह चीज़ मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके पीछे की वजह यह है कि अलकनंदा नदी का बहाव इतना तेज है और फिर उसका पानी इतना ठंड है कि आप उसमें से अगर उस नदी को पार करने की कोशिश करेंगे तो आपका खून जमा देगी। और ऐसी स्थिति में कार्पेट बताते हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी जानवर इतना जोखिम लेकर रोज नदी पार करता होगा, और वो भी 2 बार करना पड़ता था। एक बार वह जाता होगा, फिर एक बार फिर वापस आता होगा। और फिर जिस पुल से मैं आया हूँ, यह पुल इतना खतरनाक है, इतना मकड़जाल इसमें है कि इस पुल पर बाघ कतई कभी भी इस पुल से उस पार नहीं जाएगा। अब जिम कार्पेट जो बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। और फिर उनके दिमाग में एक आइडिया यह आया कि अब जो 2 ब्रिज बचे हुए हैं, एक रुद्रप्रयाग वाला और एक जो चटवा पीपल पुल है, अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए, वहां का आवागमन रोक दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और जो 500 वर्ग मील का दायरा जिसमें वो आतंक फैला रहा था, तो वह एक तरफ हो जाएगा और वह एरिया कम हो जाएगा। और इस स्थिति में वह किस एरिया में है, अगर इसका अंदाजा या अनुमान लगाकर सही जानकारी कर ली जाए तो फिर उसे खोजना और ढूंढना, मारना आसान हो जाएगा। कार्पेट बताते हैं कि अब मुझे यह तय करना था कि वह बाघ नदी के दाहिने किनारे पर है या बाएं किनारे पर। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मैंने अपना मेथड लगाया कि उसने अंतिम हत्या उस साधु की थी, जो कि चटवा पीपल पुल से तकरीबन 2 मील या 3 मील अंदर था। तो हत्या करने के बाद वह जरूर इस नदी को क्रॉस किया होगा, क्योंकि एक बार जब जिस जगह पर कोई आदमखोर हत्या कर देता है तो वह भी इतना चौकस या चौकन्ना होता है कि उसको पता होता है कि फिर इतनी जल्दी हमको शिकार मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह होती है कि आदमी अगर ये चीज़ जानता है कि यहाँ आदमखोर का आतंक है, तो जितना सावधानी वो पहले बरतता है, अगर कोई घटना या दुर्घटना उस दौरान वहाँ हो जाती है तो वह अपनी चौकसी और सुरक्षा को और अधिक पुख्ता कर लेता है। तो इस स्थिति में बाघ ने जरूर साधु की हत्या करने के बाद, चूंकि उसकी लाश में से वो बहुत थोड़ा हिस्सा खाया था, तो उसको छोड़कर वह नदी जरूर क्रॉस किया होगा। और चूंकि वहाँ के लोग और चौकस और चौकन्ने भी हो गए थे। लेकिन कार्पेट यहाँ जिक्र करते हुए बताते हैं कि तमाम लोग के मन में अब यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब एक एरिया में शिकार करने के बाद वह अगले एरिया में जाता है, तो फिर एक गांव में 6 लोगों की हत्या कैसे हो गई। तो इसका भी उल्लेख करते हुए जिम कार्पेट बताते हैं कि संभव है, क्योंकि एक हत्या होने के बाद आदमी जो भी सावधानी उसको बढ़ानी पड़ती है वो बढ़ाते हैं वो लोग। बताते हैं कि लोगों के मन में अब यह भ्रम हो रहा होगा कि जब कोई आदमखोर या बाघ एक जगह कोई शिकार करता है तो फिर उसके बाद वहाँ उसको शिकार नहीं मिलता है, वो अपना एरिया छोड़ देता है, तो फिर एक गांव में 6 लोगों का शिकार उसने कैसे किया। तो इसका जिक्र करते हुए जिम कार्पेट बताते हैं कि संभव है, एक बार अगर उस क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में कोई एक आदमी की हत्या उस आदमखोर के द्वारा होती है, तो उस समय आदमी जितना चौकस और चौकन्ना होता है उससे अधिक चौकस और चौकन्ना हो जाता है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता है। आदमी को तमाम जरूरत की चीज़ें जो उसकी दैनिक दिनचर्या की होती हैं वो करनी पड़ती हैं, और उसी दौरान वह एक छोटी सी गलती करता है, और उसी एक छोटी सी गलती का फायदा काफ़ी दिन से लंबा इंतजार करने वाला वो आदमखोर उठा लेता है, और फिर स्वाभाविक है कि उस गांव में दूसरी हत्या हो जाती है। तो इस चीज़ का जिक्र करते हुए जिम कार्पेट अब बताते हैं कि अब उसने दूसरा शिकार कब और कैसे किया, और फिर मेरी क्या योजना रही। हम इसको दोस्तों बताएंगे आपको इस कहानी के 6वें एपिसोड में। लेकिन प्लीज़ आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों इसके लिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है।
लेकिन दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।